तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या सिलेबस खत्म करने के लिए वन शॉट सफिशिएंट है क्या। तो देखिए, वन शॉट या कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं ये बहुत क्रूशियल है। आज का सोचने का तरीका वाले एपिसोड में हम पावर ऑफ अ पॉइंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका वो वर्जन सीखेंगे कि पहले वन शॉट में उसको किस तरह से डील किया जा रहा है और जेई में किस तरह से उसकी एक्सपेक्टेशन है। और क्यों ऐसा होता है कई बार कि बच्चे वन शॉट या जिसे कहते हैं ना पेपर लीक अप्रोच, कि भाई पेपर लीक हो गया या उसको देख के कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि ये सब तो सर मैंने पूरा किया फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, क्यों नहीं हुआ। तो ये क्या थॉट के हिसाब से चलता है और ये क्या डेप्थ या क्या डिफरेंट चीज मांगता है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके थ्रू पावर ऑफ अ पॉइंट जैसा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। और सोचना कैसे है उसको भी समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को देख को अगर सामने मिलेगा तो सोचेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पावर ऑफ अ पॉइंट होता क्या है। तो ये सबसे पहले वन शॉट में डेफिनेटली ये वाली चीज कवर होगी कि पावर ऑफ अ पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, वन शॉट में जो वन शॉट का अप्रोच होता है, इन्फॉर्म एंड मूव ऑन की फिलॉसफी होती है। जो बच्चे वन शॉट फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये वाली चीज हमें बताई गई थी और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हुए। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो ये सोचते हैं कि वन शॉट में जितना कराया जा रहा है वही एग्जाम का लेवल होगा और वही यूज होगा, तो ये उनकी गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, पावर ऑफ अ पॉइंट होता क्या है कि एक सर्कल के लिए डिफाइंड होता है, एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और कोई पॉइंट अगर x1 y1 है, जिसके बारे में बात हो रही है, हम जिसकी पावर निकाल रहे हैं, तो उसकी पावर जिसे हम s1 से डिनोट करते हैं वो ऐसे डिफाइंड होती है कि उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल दो और सर्कल की इक्वेशन में डालने के बाद जो वो वैल्यू देता है उसी को s1 बोलते हैं। और आप जितने भी लेक्चर्स वगैरह देखेंगे जो यूजुअली समरी या वन शॉट या एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉइंट आउटसाइड है, ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉइंट इनसाइड है, और ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। दिस इंप्लाइज कि यस, पावर ऑफ अ पॉइंट इज इन द सिलेबस एंड दैट वन शॉट हैज कवर्ड इट। अब इसमें वन शॉट की गलती नहीं है, गलती बच्चों की है। बच्चे सोच लेते हैं बस अब इतना ही आने वाला, इतना ही होगा। और डेफिनेटली कुछ असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि 1,2 की पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल पूछी जाएगी। बच्चा कहेगा हाँ बहुत बढ़िया है, सिखाया तो था, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, 1,2 वो पॉइंट x1 y1 है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये रही उसकी पावर। बढ़िया है, सब बढ़िया है। और ये सब प्रैक्टिस असाइनमेंट में चलती रहती है। पर जेई ऐसा नहीं करता। जेई एग्जाम में क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन थी ये, अब हुआ क्या, उसकी एक पॉइंट था -1, -1। फिर क्या किया हमने, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2,4 पे, तो ऑफकोर्स सर्कल की इक्वेशन चेंज होगी। फिर एक्सिस को भी रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, फिर सर्कल की इक्वेशन चेंज होगी। और ये सब करने के बाद जो पॉइंट पी था उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा बन गए, नए कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। भैया जब आप एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, तो ओरिजिन सर्कल की इक्वेशन भी चेंज होगी और ये भी चेंज होंगे, नए कोऑर्डिनेट्स। अब वो जो नई इक्वेशन आ रही है और नए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप पावर निकाल के दिखाइए। तो क्या हमें एक्सिस शिफ्ट करना चाहिए, फिर रोटेट करना चाहिए और फिर अल्फा बीटा और नई इक्वेशन निकाल के करना चाहिए, दैट इज वन क्वेश्चन। अब यहीं पर जिन बच्चों ने सिर्फ उतना ही पढ़ा होता है वो अटक भी सकते हैं, वो कह रहे पता नहीं क्या क्वेश्चन था। इनफैक्ट मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दो सर्कल दिए C1 और C2, वो कह रहा है सर्कल C1 और C2 आपस में ऑर्थोगोनल है। अब पावर ऑफ सेंटर ऑफ C1 चाहिए, सेंटर ऑफ C1 एक पॉइंट होगा ना, तो उसकी पावर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल C2। तो जिन बच्चों ने सिर्फ वही फॉर्मूला बेस्ड चीज पढ़ी होगी वो यही सोचेंगे कि हाँ हाँ बढ़िया है ना, ऑर्थोगोनल है तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लगा के इक्वेशन बनाएंगे, फिर p का वैल्यू निकालेंगे, फिर p का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे, उसके सेंटर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकालेंगे। वो बच्चे ये कहेंगे और बाहर आके यही बोलेंगे पेपर लेंथी था। बट लेट मी टेल यू व्हाट जेई एक्सपेक्ट्स यू टू नो अबाउट पावर ऑफ अ पॉइंट। देखो, पावर ऑफ अ पॉइंट को सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। आपने देखा होगा कि मैंने 3 सर्कल बना रखे हैं, 3 सर्कल है, हर एक सर्कल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट बना रखा है, पॉइंट पी जो सर्कल के बाहर है,
इसमें पॉइंट पी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, उसमें पॉइंट पी सर्कल के अंदर है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर दो स्क्वायर्स क्रिएट किए हैं। पहला स्क्वायर वो है कि पॉइंट पी को अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना डी, इसी डी के ऊपर एक स्क्वायर जनरेट किया, पिंक कलर का स्क्वायर। तो देखिए इसमें पिंक कलर का स्क्वायर कितना बड़ा बनेगा। इसमें भी वही काम कर रहे हैं, पॉइंट पी को सर्कल के सेंटर से कनेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू लेंथ डी आएगी और ये रेडियस भी होगा इस केस में सर्कल का। तो ये जो पिंक स्क्वायर होगा ये होगा। इसमें भी देख लीजिए, ये पॉइंट पी इधर है, इसको सर्कल के सेंटर से कनेक्ट किया तो ये लेंथ डी आई, तो ये इधर एक स्क्वायर बनाया, ये होगा। पावर ऑफ अ पॉइंट एक्चुअली पता है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो येलो स्क्वायर है इसको भी समझ लेते हैं। येलो स्क्वायर कुछ नहीं है, वो जो रेडियस है ना, उन रेडियस की हेल्प से येलो स्क्वायर बनाया है। ये रेडियस इधर, तो बस इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दिया। पावर ऑफ अ पॉइंट कुछ नहीं होता, अगर आपको एक्चुअली विजुअलाइज करना है ना, जेई वांट्स यू टू विजुअलाइज, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली, इट इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ पिंक स्क्वायर माइनस येलो स्क्वायर, ये होता है। जो कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी कभी जीरो भी आ सकता है। इस केस में पिंक स्क्वायर माइनस येलो स्क्वायर का जो एरिया है ना, ये है पावर ऑफ अ पॉइंट। और इस केस में ऑफ कोर्स पॉजिटिव आया है क्योंकि पॉइंट पी बाहर है। इस केस में जीरो आ रहा है क्योंकि पॉइंट पी सर्कल पे ही है, तो दोनों स्क्वायर्स का एरिया इक्वल है, तो जीरो ही आंसर आएगा। इस केस में नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि पिंक स्क्वायर छोटा है, येलो स्क्वायर बड़ा है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट एक्चुअली हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि ये वाला स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस है। इट इज नथिंग बट योर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट। ये होता है पावर ऑफ अ पॉइंट, कि अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से डी है, डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। और इससे समझ में भी आता है कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो डी जो है आर से बड़ा है, तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा। पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो भी होगा, और पॉइंट सर्कल के अंदर है डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नेगेटिव भी होगा। इसलिए पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों केसेस आ सकते हैं, और इसको डायग्रामेटिकली भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि पावर ऑफ अ पॉइंट एक्चुअली इक्वेशन का खेल नहीं है, ये तो सिंपली सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस और रेडियस का खेल है। डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है और कुछ नहीं है, दैट्स इट, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर ये चीज है पावर ऑफ अ पॉइंट, तो लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन जिसमें हमें क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की है। एक पॉइंट ये था, ये सर्कल था। अब ऐसा कुछ रहा होगा भाई, सर्कल रहा होगा, पॉइंट रहा होगा। अब आप एक्सिस को शिफ्ट कर दें, रोटेट कर दें, क्या पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से चेंज होगा? नहीं होगा। क्या सर्कल का रेडियस चेंज होगा? आपने एक्सिस शिफ्ट करके, रोटेट करके, मान लीजिए नई एक्सिस भी क्रिएट कर दी, ये लीजिए नई एक्सिस आ गई, पर क्या डायग्राम चेंज हुआ? एक्सिस से मतलब ही नहीं है भाई, सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है उसका डी, वो भी चेंज नहीं होगा, उस सर्कल का रेडियस भी चेंज नहीं होगा। तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चेंज होगा क्या? मैं मानता हूं सर्कल की इक्वेशन चेंज होंगी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पर क्या डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चेंज होगा? नहीं। तो हमें ये सब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर पावर ऑफ अ पॉइंट का वही आएगा जो पहले आना चाहिए। सीधा आंसर कितना है? -1 -1 इसमें डाल दीजिए। कितना आंसर आ रहा है? 1 + 1 -2 -4 + 1 0 -3 आंसर है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट एक्चुअली सिंपली सर्कल से उस पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। इनफैक्ट ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। अब ये दो सर्कल हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल है, हमें इसके सेंटर का पावर इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। बिल्कुल हम वो काम कर सकते हैं, वो लगाऊं मैं पहले 2g1 g2, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ, अगर मैंने वन शॉट अटेंड किया है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पेपर लीक सेशन अटेंड किया कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अगर ये मान लूं कि यही सच है, सिर्फ इतना ही आएगा, तो दिक्कत है। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। अब यहां पे सोचिए, कई लोग ऑर्थोगोनल में सीधा यही वाली कंडीशन लगाने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल लगाएंगे, ऐसा करने के बाद उनको पी का वैल्यू भी मिलेगा। इनफैक्ट गंदी सी इक्वेशन बनेगी, मेरी लिखने की भी इच्छा नहीं कर रही है, 2g1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 + c2, दुखी तो करेगा।
और ऐसा नहीं कि पी की वैल्यू निकल गई तो आंसर आ गया, फिर पी को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे अब इसका सेंटर लेते हैं -2 कॉमा, सेंटर है 2,3, और 2,3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके पावर निकालेंगे, फिर बाहर निकल के मीडिया को बताएंगे कि पेपर वॉज वेरी टफ, दिस गवर्नमेंट शुड रिजाइन, दिस दैट, क्या पेपर आया है, ये है नहीं। समझो, देखो ऑर्थोगोनल की ये कंडीशन तो होती ही है। दूसरा, ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है ना कि भाई जब दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो सेंटर से ये रेडियस इसका टेंजेंट बन जाता है, ये रेडियस इसका टेंजेंट बन जाता है, ये रेडियस 1, ये रेडियस 2, रेडियस 1 इसका टेंजेंट होता है, रेडियस 2 इसका टेंजेंट होता है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल आता है ये 90 आता है, तभी तो ऑर्थोगोनल होता है, और ये बीच का डिस्टेंस d होता है। ऑर्थोगोनल में ये ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि भाई d² बिकम्स r1² प्लस r2²। करेक्ट। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को इसके सेंटर का पावर इस सर्कल के रेस्पेक्ट में चाहिए, यानी अपने को इसके सेंटर से d² माइनस r2² चाहिए। वी वांट d² माइनस r2² ही चाहिए, और जो d² माइनस r2² है, बेसिकली जब हमें सेंटर से, इस पॉइंट से इसके इस सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर चाहिए तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस डिस्टेंस माइनस r2² ही चाहिए। अब d² इज इक्वल टू r1² प्लस r2², तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें r1² चाहिए, यानी हमें पहले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर चाहिए। तो r1² का आंसर कितना आ जाएगा, g² प्लस f² माइनस c, 4 प्लस 9 प्लस 3, 16 आंसर, 16 इज द आंसर, दैट्स व्हाट। तो ये हम तभी कर पाए जब हमें पता था कि पावर ऑफ अ पॉइंट सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट को सर्कल में डालो तो जो आता है, हमें ये भी पता था कि वो d² माइनस r² होगा। ये थॉट हमें समझना पड़ेगा। हाउएवर सिचुएशन यहीं खत्म नहीं होती है, पावर ऑफ अ पॉइंट का एक हायर मीनिंग भी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, कोई पॉइंट लेट से सर्कल के अंदर है, लेट से पॉइंट P की बात कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट जो है d² माइनस r²। अब आपने सर्कल में वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सर्कल के अंदर PA इंटू PB इज इक्वल टू PQ इंटू PN। इनफैक्ट यहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा PC इंटू PD इज इक्वल टू PA इंटू PB इज इक्वल टू PT²। ये सब बचपन में पढ़ा ही होगा, क्लास 9-10। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी से भी पावर ऑफ अ पॉइंट काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एक्चुअली देखा जाए तो इसी प्रॉपर्टी से पावर ऑफ अ पॉइंट शुरू होता है। हमने स्टार्ट d² माइनस r² से किया क्योंकि वहां से हैंडल करना इजी है, पर एक्चुअली स्टार्ट यहां से होता है, एथिकली यहां से स्टार्ट करना चाहिए, बट ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं बच्चों कि योर PA का लेंथ इंटू PB का लेंथ इज इक्वल टू PQ का लेंथ इंटू PN का लेंथ। ये इस डायग्राम में ट्रू है, राइट। अब PQ का लेंथ क्या होगा, ये तो D है और ये R है, तो PQ का लेंथ हुआ R माइनस D, और PN का लेंथ कितना हुआ, R प्लस D। इट इज R² माइनस D² विच इज माइनस ऑफ S1, पावर का नेगेटिव है। तो जब पॉइंट अंदर है तो PA और PB की जो लेंथ है उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस S1 आया, और इस केस में सब लोग जानते ही है लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है √S1 आता ही था, और सब जानते ही है PT² वॉज PA इंटू PB, PA की लेंथ इंटू PB की लेंथ, तो √S1 का स्क्वायर इज S1 इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो उस केस में लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ PB माइनस S1 आ रहा है, इस केस में लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ PB प्लस S1 आ रहा है। इसी चीज को लोग कंबाइन करके भी बहुत अच्छे से लिख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पॉइंट अंदर है ना तो हम पॉइंट P से डायरेक्शन वाइज मूव करेंगे। तो देखो, एक ऊपर गया और एक नीचे गया, तो उल्टी उल्टी डायरेक्शन है, तो साइन डिस्टेंस के हिसाब से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। साइन डिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें क्या है, दोनों के दोनों नीचे जा रहे हैं, तो साइन डिस्टेंस के हिसाब से दोनों ही नेगेटिव है। तो इधर क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो इस चीज को
हैंडल करने के लिए वो एक सिस्टम बना देते हैं। वो कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट जो S1 है वो d² - r² है, परफेक्ट है, और वो PA इंटू पीबी के इक्वल भी है। लोग कहेंगे कहां है भाई PA इंटू पीबी के इक्वल? एक बार तो PA इंटू पीबी के इक्वल आता है S1 और एक बार तो -S1 आता है लेंथ। अगर हम लेंथ नहीं ले रहे PA और पीबी को, हम साइंड लेंथ ले रहे। साइंड लेंथ क्या होता है कि भाई वो जो ना पॉइंट P से ऐसे तीर की तरह चलेंगे, अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, नीचे जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। जब पॉइंट P बाहर है तो दोनों के दोनों तीर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो वो S1 के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट P अगर अंदर है तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। यानी कुछ भी कह लीजिए, PA इंटू पीबी साइंड जो होगा वो S1 के इक्वल आएगा। जब S1 पॉजिटिव है तो PA इंटू पीबी पॉजिटिव है, जब S1 नेगेटिव है तो PA इंटू पीबी अपने आप नेगेटिव है, अगर आप यहाँ साइंड रखेंगे। हाँ, अगर आपको लेंथ ही मल्टीप्लाई करनी है तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ पीबी इज -S1, और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो ऑफ कोर्स PT² व्हिच वाज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर, वो S1 के इक्वल होगा जो खुद पॉजिटिव होगा। PA इंटू पीबी जिसे आप साइंड लिख सकते हैं, और इसी को आप लेंथ के इक्वल भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। ध्यान रखिए PA इंटू पीबी इज नॉट एक्चुअली लेंथ, इट इज साइंड लेंथ। ये वेक्टर नहीं है, ये I कैप J कैप K कैप में नहीं लेके जाना है इसको, इट्स नॉट वेक्टर, इट्स अ लेंथ जिसमें एक साइन अटैच किया गया विद दिस आइडिया कि अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तीर के तो तुम्हें पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर तुम्हें नीचे की तरफ ले जा रहे होंगे तो नेगेटिव ले लेंगे। नीचे वाले सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले सारे के सारे पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव ऊपर वाले। तो अगर ये थॉट हमें समझ में आता है तभी हम इस वाले क्वेश्चन को देख पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन वन शॉट उन सब से तो पॉसिबल है नहीं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, सर्कल C1 और C2 है जो A और B पर कट कर रहे हैं। ये येलो सर्कल दोनों C1 और C2 है जो A और B पर कट कर रहे हैं। एक लाइन है जो A के थ्रू जाती है, C1 को P पर और C2 को Q पर कट कर रही है, ये देख लीजिए। अब दो सर्कल बनाए C3 और C4, जिसके जो सेंटर है C3 का सेंटर P है, यानी इस हरे वाला सर्कल जो आधा सा बनाया है इसका सेंटर P है, और ये जो नीला वाला सर्कल है जिसका सेंटर Q है C4 का। C3 इसको ऑर्थोगोनल है, C4 इसको ऑर्थोगोनल है, मतलब C3 इज ऑर्थोगोनल टू C2, यानी ग्रीन वाला और ये आपस में ऑर्थोगोनल है, इसलिए यहां 90 बनाया भी। और C4 ऑर्थोगोनल है C1 के, यानी ये ब्लू वाला इसके ऑर्थोगोनल है, इसलिए यहां 90 बनाया भी। प्रूव करो ये जो आधे आधे दो सर्कल बनाए ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। अब सोचो, जिसने बस यही पढ़ा है पावर इज S1, जिसने सिर्फ यही पढ़ा है कि ऑर्थोगोनल मतलब 2G1G2 + 2F1F2, वो क्या करेगा इस क्वेश्चन में? वो कैसे सोचेगा? सर्कल्स की इक्वेशन लेगा। लो, किस किस सर्कल की क्या इक्वेशन लोगे? सोच के देखो क्या करोगे। इसकी सर्कल की इक्वेशन ले भी ली, कहीं पे ओरिजिन सेंटर मान भी लिया, फिर इसकी इक्वेशन गंदी आएगी, फिर इसकी गंदी आएगी, फिर इसकी गंदी आएगी, क्या करोगे? कहां जाओगे? सोच के देखो। पर नहीं, जिसको पता है कि ऑर्थोगोनल का मतलब सिर्फ 2G1G2 + 2F1F2 नहीं होता, उसका मतलब D² = R1² + R2² भी होता है, उसको ये बात पता है। अब वो इस चीज का इस्तेमाल करेगा। कैसे करेगा? वो ये कहेगा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर पॉइंट P सेंटर है और ये ग्रीन वाला सर्कल इस पीले वाले को 90 डिग्री ऑर्थोगोनल पे कट कर रहा है, तो सब जानते ही हैं कि भाई जब दो सर्कल ऑर्थोगोनल होते हैं तो एक का टेंजेंट एक का रेडियस बनता है, करेक्ट? एक का टेंजेंट एक का रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस होगा वो इसका टेंजेंट होगा, जो इसका रेडियस होगा इसका टेंजेंट होगा। बिल्कुल बात सही कही आपने। तो देखो यहां पे देखो, इस पॉइंट को अगर मैं P से ज्वाइन करता हूं, ये हरे वाले सर्कल का तो रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ हरा वाला सर्कल, हाँ या ना? दिस इज द रेडियस ऑफ हरा वाला सर्कल, तो इसको मैं R3 बोलूंगा।
पर ये इस C2 के लिए टेंजेंट भी होगा भाई, दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है ना, तो उसका टेंजेंट भी होगा। अगर मैं इस हरे सर्कल को पूरा ऐसे कंप्लीट करूं ना, तो आप देख सकते हो ये इधर ये 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये इसका रेडियस है पर इसका टेंजेंट होगा। तो अब इस थॉट के हिसाब से योर लेट्स कॉल इट PW, तो PW टेंजेंट है इस सर्कल को, तो क्या मैं बोल सकता हूं R3 स्क्वायर विच इज PW का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ PA इंटू लेंथ ऑफ PQ। ये वही बचपन वाली प्रॉपर्टी, PT स्क्वायर इज PA इंटू PB, तो दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PA इंटू PQ। देखो जरा, क्यों मैं R3 स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैंने ऐसे सोचा है टू प्रूव ये कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मेरे को ग्रीन और ये ब्लू को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, तो मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके सेंटर्स है P और Q, इन दोनों के सेंटर्स है P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है PQ, तो मुझे ये प्रूव करना है PQ की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। तो स्टार्ट यहां से हुआ है कि मुझे ये प्रूव करना है, 2G1 G2 तो करना, मतलब मैं रो पढ़ूंगा भाई, इसकी इक्वेशन निकालू, इसकी इक्वेशन निकालू, फिर 2G1 G2 लगाऊं, हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये प्रूव करना है, अगर ऑर्थोगोनल प्रूव करने हैं तो इसके लिए मुझे R3 स्क्वायर चाहिए, R3 स्क्वायर मॉड PA इंटू मॉड PQ आ गया, ये प्रूव करना है। अब R4 स्क्वायर भी तो चाहिए अपने को, हाँ है ना बच्चों। अब R4 स्क्वायर इधर से देखो, R4 C4 वाले का रेडियस होगा, करेक्ट, तो ये होगा R4, Q सेंटर है, ये होगा R4। और आप जानते हैं जो C4 है वो C1 के ऑर्थोगोनल है, तो वो C1 का टेंजेंट भी होगा R4। दिस ब्लू लाइन विच इज R4 इज गोइंग टू बी टेंजेंट ऑफ C1। तो आप बोल सकते हो R4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू QA इंटू QP। खुद देखो, वही PT, वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो यहां डाल दीजिए R4 स्क्वायर को, QA का लेंथ इंटू QP का लेंथ, ये प्रूव करना है। PQ का लेंथ कॉमन आ जाएगा, ये प्रूव करना है हमें, PQ का लेंथ, अंदर क्या बना, PA का लेंथ प्लस QA का लेंथ, PA प्लस QA का लेंथ कितना आ जाएगा, PQ का लेंथ आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, 2 लाइन के अंदर आ गया। पर मैं ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे पता था कि ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब सिर्फ 2G1 G2 नहीं है, बात समझ रहे हैं आप, पावर का मतलब सिर्फ S1 नहीं है, PT स्क्वायर इज PA इंटू PB भी है, ये सब चीजें मुझे पता है, तभी मैं ये कर पा रहा हूं, और इसीलिए हमें इन डेप्थ पढ़ना होता है। आप सब लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं, ये क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द वेरी प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ जेई, कि एक सर्कल दिया है जो कि फिक्स है, इट्स अ फिक्स सर्कल। अब उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है जो वेरिएबल कॉर्ड है, यानी ए बी एक वेरिएबल कॉर्ड है, और वो जो वेरिएबल कॉर्ड है वो क्या कर रही है, वो ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, दिस इज सबटेंडिंग 90 डिग्रीज एट ओरिजिन। ध्यान दीजिए, ओरिजिन इस सर्कल का सेंटर नहीं है, तो ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। अब ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए। अब लोग इस क्वेश्चन को, अब आप समझ रहे हैं ना, पहली बात तो ये कॉर्ड वेरी करेगा तो पॉइंट पी भी वेरी करेगा। अब लोग इस क्वेश्चन को तुक्का मार के भी करते हैं, सर सर्कल जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लॉजिक से करना। दूसरी चीज, कई लोग इसको होमोजेनाइजेशन वगैरह से भी करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर हम 2 लाइन में निकाल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हो सकता है क्लास 9-10 की कुछ पढ़ाई आपको याद ना हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये P, ये Q लेंथ और R लेंथ के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल आता है P स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करके आप एक बार इसका लोकस कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट का सिर्फ बताना, सिलेबस कवर करना नहीं होता है,
कॉन्सेप्ट को डेप्थ में लेके जाके उसको समझना, ताकि हम उसको हर तरफ से अप्लाई कर पाए, तभी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते हैं और तभी हम सोच पाते हैं। नहीं तो हमारे सामने दिक्कत वही आती है कि अरे मैंने तो सुना तो था यार, ये चीज देखी तो थी, पर मैं एग्जाम में नहीं कर पाया। एग्जाम में आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आपने उसको ऊपर ऊपर से किया है। द स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी जस्ट नो एंड मूव ऑन, बस जानो और निकल लो। जानो और निकल लो नहीं, जानो उसको, समझो, एब्जॉर्ब करो एंड देन मूव ऑन। दोनों बातों में फर्क है, ये सोचने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।